जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आप सभी लोग जानते हैं कि खिलजी वंश की चर्चा कर रहे हैं और कल की वीडियो में हमने जलालुद्दीन खिलजी की चर्चा की थी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे खूंखार शासकों में से एक और जिसका कार्यकाल इतिहासकारों के मध्य बड़ा ही विवाद का विषय है। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जीवन पर और उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश हम डालते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों समझ लीजिए आप कि अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म माना जाता है वो 1266 और 67 ईस्वी के मध्य दोस्तों माना जाता है। ठीक है, और कहां माना जाता है? मध्य एशिया, अफगानिस्तान। और मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि जो खिलजी लोग थे वो गौरी और गजनवी के साथ जब उन्होंने आक्रमण किया भारत पर तो उन आक्रमणकारियों के साथ खिलजी लोग भारत आए थे और फिर यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों के यहाँ इन्होंने नौकरी कर ली और यहीं पर दोस्तों रहने लगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ये कौन था तो दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था दोस्तों। भतीजा भी बोल सकते हैं और दामाद भी बोल सकते हैं। क्या दोस्तों बोल सकते हैं? भतीजा भी बोल सकते हैं, दामाद भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये भतीजा था भाई, इनके भाई का लड़का था जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने इसको अपने साथ रखा, इसको आगे बढ़ाया, सैन्य अभियानों पर भेजा। लेकिन जब देखा कि अलाउद्दीन खिलजी में योग्यता बहुत है, वो अनपढ़ तो है, जाहिल तो है, मगर योग्य बहुत है, वो एक अच्छा योद्धा है, तो उससे अपनी जो पुत्री का विवाह है दोस्तों वो जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया और अपने भतीजे को ही दोस्तों अपना दामाद बना लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? और मैंने आपको बताया कैसा था, तो ये अनपढ़ था परंतु एक कुशल योद्धा था दोस्तों। अनपढ़ था मगर ये एक कुशल योद्धा था जो कूटनीति में ये बहुत ही ज्यादा दक्ष था। अगर कुछ अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताएं तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला दक्षिण अभियान किया था 1294 में देवगिरी पर किया था दोस्तों। कहाँ किया था? देवगिरी पर किया था। उस समय यादव वंश का वहां पर शासन था और उस समय अपार धन संपत्ति लूट में मिली अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसने क्या किया, बहुत सारा धन तो जलालुद्दीन खिलजी को किया, जलालुद्दीन को, मगर बहुत सारा धन उसको दिया ही नहीं, अपने पास इसने बचा करके रखा। और जब इसने अपने पास बहुत सारा धन बचा लिया तो इसके मन में इच्छा जागृत हुई सुल्तान बनने की दोस्तों। ठीक है, इसके मन में सुल्तान बनने की इच्छा कब जगी? जब इसने दोस्तों देवगिरी के यादवों को हराया, वहां पर इसने अपार धन संपत्ति अर्जित की। इसके बाद जब लौट करके आता है तो डेट दोस्तों याद रखिएगा 19 जून 1296 को यह अपने ससुर या चचा जलालुद्दीन खिलजी के चक्कू घोंप देता है और उनकी हत्या दोस्तों कर देता है और उसके बाद सुल्तान दोस्तों बन जाता है। क्लियर है? कैसे सुल्तान बना? अपने ससुर अथवा चचा जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर देता है और सुल्तान दोस्तों बन जाता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी एक साधारण इंसान से बढ़ करके सुल्तान दोस्तों बन जाता है। इसके तरफ अगर हम आगे के कुछ इसके प्रश्नों की चर्चा करें तो दोस्तों इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 1296 में ही हुआ और कहाँ हुआ? मानकपुर में। कहाँ हुआ? मानकपुर में लाल महल में हुआ। लाल महल, लाल महल का दोस्तों जो निर्माण है ना वो बलबन ने कराया था। अगर कभी पूछ ले कि लाल महल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो जो लाल महल था इसका निर्माण बलबन ने कराया था और इसी लाल महल में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक था दोस्तों वो हुआ था। ठीक है, इसके विषय में कहा जाता है कि ये दोस्तों एक नवीन धर्म चलाना चाहता था दोस्तों। क्या चलाता था? अलाउद्दीन खिलजी एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, मगर उलेमाओं के विरोध के कारण। किसके विरोध के कारण? उलेमाओं
के विरोध के कारण यह नवीन धर्म दोस्तों नहीं चला सका। क्लियर है? एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेगा, वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था मगर उलेमाओं के विरोध के कारण नहीं चला सका? तो वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही था, जो नवीन धर्म चलाना चाहता था मगर उलेमाओं के विरोध के कारण वह नहीं चला सका। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे कुछ चर्चा करें तो इसने दोस्तों जब गुजरात विजय की, कौन सी विजय की? जब इसने गुजरात पर विजय हासिल की तो वहां पर दोस्तों एक हिजड़ा था मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या था दोस्तों? एक हिजड़ा था जो काफी एक कुशल योद्धा भी था, मलिक काफूर। इसने इसको 1000 दीनार में खरीदा था दोस्तों। कितने में खरीदा था? 1000 दीनार में खरीदा था, जिसके कारण मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दीनारी कहा जाता है। 1000 दीनारी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि मलिक काफूर दोस्तों किसका दास था या फिर सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। और इसको कब और कहां खरीदा था? तो गुजरात विजय जब की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय वहीं पर मलिक काफूर को खरीदा था इसने। ठीक है, और कितने में खरीदा था? 1000 दीनार में खरीदा था, जिसके कारण मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दीनारी कहा जाता है। पेपर में पूछेगा 1000 दीनारी किसे कहते हैं? तो 1000 दीनारी दोस्तों मलिक काफूर को बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दक्षिण विजय का जो श्रेय दिया जाता है, कौन सी विजय? दक्षिण विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को ही दिया जाता है। और ये जो पूरी दक्षिण विजय मिली अलाउद्दीन खिलजी को, ये विजय दिलाने में उसके इसी सेनापति मलिक काफूर ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई दक्षिण विजय करने में? तो दोस्तों मलिक काफूर, जो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों सेनापति था। दक्षिण का दोस्तों जब ये अभियान कर रहा था तो उसी बीच दोस्तों इसने तेलंगाना को जीता। किसको जीता? तेलंगाना को जीता। तेलंगाना का अभियान किया और तेलंगाना के अभियान के दौरान वहां के जो राजा थे वो थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे दोस्तों वहां के राजा? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय उस समय तेलंगाना के राजा थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों? कोहिनूर हीरा दिया। क्या दिया? कोहिनूर हीरा भेंट किया। किसको? काफूर को, मलिक काफूर को दिया। और मलिक काफूर ने ये हीरा ला करके फिर किसको दिया? तो ये फिर हीरा उसने ला करके अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों प्रदान किया। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि कोहिनूर हीरा कैसे प्राप्त हुआ अलाउद्दीन खिलजी को? तो जो उसका सेनापति मलिक काफूर था उसने जब तेलंगाना पर हमला किया, और उस समय जो तेलंगाना का राजा था, मैंने बताया प्रताप रुद्रदेव द्वितीय शासन कर रहा था, इसने हार स्वीकार की। और जो कोहिनूर हीरा वहां के खान से निकला था, तेलंगाना की खान से, उसने मलिक काफूर को दिया। और फिर मलिक काफूर ने उस हीरे को ला करके दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को भेंट स्वरूप प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो दोस्तों अलाउद्दीन जो खिलजी था एक मीनार बनाना चाहता था, और वो जो मीनार है वो कुतुब मीनार से 2 गुनी लंबी और कुतुब मीनार से भी चौड़ी बनाना चाहता था, मगर वह पूर्ण नहीं करा सका। अगर आप कुतुब मीनार कभी घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे उसके सामने आपको एक अधूरी मीनार मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 1311 ईस्वी में, मगर जब 1316 में इसकी मृत्यु हो गई तो यह दोस्तों जो मीनार थी वो अधूरी रह गई, जिसके कारण इसे अधूरी मीनार की संज्ञा दोस्तों दी जाती है। ठीक है, बनवाना चाहता था, बहुत सारे कार्य करना चाहता था, मगर जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण यह उन कार्यों को दोस्तों करने में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, यह दोस्तों अभी तक जो दिल्ली के सुल्तान शासन कर रहे थे वो सब उलेमा के प्रभाव में आकर के शासन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो पूरा इस्लामिक तौर तरीकों से शासन वो चलाएं, और उलेमा के प्रभाव से ही चलाते थे। जो उलेमा कहता था वो नियम कायदे कानून लागू कर देते थे। मगर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जब आया,
इसने बिल्कुल तलवार के बल पर दोस्तों इसने शासन किया, किसी की बात नहीं सुनी। यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक बना जिसने उलेमा के प्रभाव से अलग हट करके शासन किया। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का पहला सुल्तान जिसके ऊपर उलेमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उलेमा का कोई प्रभाव नहीं था। ठीक है दोस्तों, पूछेगा एग्जाम में सवाल, कौन सा सुल्तान था जिसके ऊपर उलेमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो वो दोस्तों कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उलेमा के प्रभाव से बचते हुए खुल करके दोस्तों इसने शासन किया। ठीक है, आगे अगर चर्चा करें तो दोस्तों मंगोल आक्रमण का खतरा बड़ा रहता था। किसका? मंगोल आक्रमणों का। और अगर हम गिनती गिनने लगे तो खिलजी के टाइम पर दोस्तों लगभग 6 बार आक्रमण हुआ। कितने बार आक्रमण हुआ? दिल्ली पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर 6 बार पूरा आक्रमण हुआ दोस्तों। ठीक है, इसका मंगोलों का आक्रमण हुआ। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, इसने सोचा कि भाई अगर मंगोलों के आक्रमणों से बचना है और अपने दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा करनी है, तो इसने बलबन की दोस्तों जो नीति थी, बलबन की नीति क्या थी दोस्तों? लौह एवं रक्त की नीति, याद है ना? लौह एवं रक्त की नीति, क्या मतलब बताया था मैंने बलबन वाले वीडियो में कि खून का बदला खून। क्या बताया था? खून का बदला खून। तो ये बलबन की जो लौह एवं रक्त की नीति थी, क्या थी? खून का बदला खून। ठीक है दोस्तों, और इसने बिल्कुल सबको साफ कर दिया बिल्कुल दोस्तों अपने तलवार के बल पर। अब भाई मंगोलों के लगातार हमले हो रहे थे, तो इसने क्या किया दोस्तों, अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से चेंज करके दोस्तों कहाँ स्थापित की? सीरी में। सीरी में, और सीरी में ही दोस्तों इसने किले का निर्माण करवाया और उसकी घेरेबंदी की। काय का निर्माण करवाया? सीरी में एक किले का निर्माण करवाया और घेराबंदी की, ताकि यह मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की दोस्तों रक्षा कर सकता। क्लियर है? आपसे सवाल पूछेगा कि दिल्ली से सीरी में राजधानी किसने बनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। ठीक है, और किस लिए बनाई? ताकि मंगोल आक्रमण से दोस्तों रक्षा अपनी कर सके। ठीक है, आगे अगर हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करें दोस्तों, तो सीरी में किले का भी इसने निर्माण कराया और इसने कुछ निर्माण कराया जिनके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। इसने दोस्तों अलाई दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? अलाई दरवाजा। आप जरूर सुने होंगे, अगर आप कभी दिल्ली मेट्रो में बैठे हैं तो एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है हौज खास दोस्तों। क्या पड़ता है? हौज खास। हौज खास का निर्माण भी दोस्तों किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, है ना। और सीरी फोर्ट मैंने अभी आपको बताया, दोबारा फिर बताया दे रहा हूँ। सीरी फोर्ट यानी दोस्तों सीरी का किला भी किसने बनवाया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। और जमात खाना मस्जिद दोस्तों, जमात खाना मस्जिद का जो निर्माण है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों करवाया था। ठीक है, और ये सारे जो इसने निर्माण कराए, इस सारे के सारे निर्माण इसने दोस्तों दिल्ली में ही करवाए। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछे हैं अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद, ये सब किसके निर्माण कार्य हैं? तो सारे के सारे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य हैं। इसने दोस्तों कुछ उपाधियां भी धारण की। ये इसने एक उपाधि धारण की, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। सिकंदर को बड़ा ही ये मानता था, उसको अपना मानता था कि सिकंदर ने विश्व विजय की थी, मैं भी करूंगा। ठीक है, और सिकंदर ए सानी यानी अपने आप को कहा इसने द्वितीय सिकंदर। क्या कहा दोस्तों? द्वितीय सिकंदर। क्लियर है? सिकंदर ए सानी कहा अपने आप को, और क्या कहा? द्वितीय सिकंदर। ठीक है, चलिए इसने दोस्तों क्या किया? विश्व विजय तो करना ही चाहता था। ठीक है, और मंगोलों के हमले भी हो रहे थे। तो अभी तक के जो सुल्तान थे दोस्तों वो अपने पास स्थायी सेना नहीं रखते थे। उनके सूबेदारों के पास छोटी छोटी सेनाएं होती थी, और जब युद्ध की स्थिति बनती थी तो वो सबको बुलाते थे और हमला करते थे, है ना।
मगर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा हमेशा से रहता था, इसलिए इसने पहले तो सीरी में किले का निर्माण करवाया और दोस्तों इसने क्या किया, स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। स्थायी सेना का अर्थ होता है परमानेंट अब सेना सुल्तान के पास रहेगी, और स्थायी सेना रखने वाला ये दिल्ली का, या ये कहें दिल्ली सल्तनत का दोस्तों प्रथम शासक था। क्लियर है भाई? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो स्थायी सेना रखता था दोस्तों, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। अब देखो भाई, अब अगर स्थायी सेना रखी है तो उसको वेतन भी देना पड़ेगा, है ना, है ना। तो इसने वेतन देने के लिए क्या किया दोस्तों, उनको नकद वेतन देना शुरू किया। नकद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान भी कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। यानी जो वेतन ये सेना को दे रहा था, किसमें दे रहा था, कैश में दे रहा था, ठीक है, कैश में इसने वेतन देना शुरू किया। तो स्थायी सेना रखने वाला और नगद वेतन देने वाला जो पहला सुल्तान था दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। उस समय दोस्तों दरबार में क्या होता था कि षड्यंत्र होते थे कि विदेशी सेना के कुछ घोड़े या फिर सैनिक या फिर अन्य पड़ोसी राज्यों के जो दुश्मन थे वो आकर के मिल जाते थे सेना में। तो एक भय रखता था कि षड्यंत्र सुल्तान के खिलाफ ना हो जाए, तो इसने इन षड्यंत्रों से बचने के लिए इसने क्या किया दोस्तों, घोड़े को दागने घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की इसने प्रथा शुरू की। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, घोड़े को दागा जाएगा, उस पर निशान लगाया जाएगा ताकि कोई भी सैनिक अपने घोड़े को चेंज ना कर सके, और सैनिकों का हुलिया लिखा जाएगा ताकि कोई विदेशी शत्रु पक्ष का कोई भी सैनिक हमारी सेना में मिल करके कोई भेद ना बता सके। ठीक है दोस्तों, तो ये इसने कार्य किए। और इसके महत्वपूर्ण कार्यों की बात बताएं दोस्तों, तो इसने शराब और मादक पदार्थों पर दोस्तों इसने प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर है? याद रखिएगा। ठीक है, क्या किया दोस्तों, इसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और मादक पदार्थों पर दोस्तों इसने प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने एक काम किया दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि जो खेतों से जो राजस्व वसूला जाता था वो अंदाजे में ले लिया जाता था। तो इसने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं लिया जाएगा, अब जो राजस्व वसूली होगी वो उत्पादकता के आधार पर होगी। किस आधार पर होगी? उत्पादकता के आधार पर होगी। यानी जिस हिसाब से उत्पादन होगा उसी हिसाब से जो राजस्व है वसूला दोस्तों जाएगा। ठीक है, और क्या किया, भूमि मापन की बिस्वा प्रणाली, भूमि मापन की कौन सी बिस्वा प्रणाली आप जानते हैं, 1 बीघे में 20 बिस्वा, वो भी जो प्रणाली की शुरुआत की वो भी इसी ने शुरुआत की। और इसने जो टैक्स लगाया दोस्तों वो 1/2 लगाया, यानी उपज का आधा हिस्सा जो है आपको राजस्व के रूप में सुल्तान को देना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो इसने दोस्तों 2 नए कर लगाए। एक होता है घरी कर, कौन सा दोस्तों, घरी कर एंड चरी कर। ठीक है, घरी का अर्थ होता है कि आपको होम टैक्स देते हैं ना, गृह कर, वो देना होगा। चरी कर, आप अपने पशुओं को जो चराते हैं, अगर आप पशु रखते हैं तो चरी कर भी आपको देना होगा, क्योंकि राजस्व की बहुत ज्यादा इसको करनी थी, सेना भी थी, उनको वेतन भी देना था, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई टैक्सेशन बढ़ाना था। तो इसने 2 नए कर लगा दिए दोस्तों, घरी कर और चरी कर। ठीक है, और इसने दोस्तों जो महत्वपूर्ण कार्य किया, इसने एक नया विभाग बनाया, दीवाने मुक्तराज। कौन सा? दीवाने मुक्तराज। इसका कार्य क्या था दोस्तों, राजस्व वसूली करना। ठीक है दोस्तों, राजस्व की वसूली के लिए इसने दोस्तों क्या किया,
एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दोस्तों दीवाने मुक्त राज। ठीक है, और अगर इसके विषय में महत्वपूर्ण सवालों की हम चर्चा करें तो इसके विषय में दोस्तों एक जो इसने प्रणाली नई अपनाई जिसके लिए काफी ज्यादा फेमस है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। कौन सी दोस्तों? बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसको मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी दोस्तों बोलते हैं। देखो ये अपनाई की, इसमें दोस्तों वस्तुओं के दाम निश्चित किए गए। किसके दाम निश्चित किए गए? वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए इसने। देखो बात ये थी कि दिल्ली में इसने मार्केट बनवाया और वहां पर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, जैसे दाल चावल रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी ना होने पाए, यानी महंगाई पर नियंत्रण के लिए। मतलब यह था कि इसने बहुत बड़ी सेना अपने पास रखी और इतनी बड़ी सेना को नगद वेतन देना ज्यादा मात्रा में बहुत ही मुश्किल था। तो इसने सोचा कि अगर वस्तुओं के दाम रेट कम होगा तो हमारे जो सैनिक हैं वो कम रुपए में ही अपनी दिनचर्या चला लेंगे, अपना जीवन पाल लेंगे। तो इसने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई और वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए और अपने आदमी भी बीच बीच में नियुक्त कर दिए जो छुपकर रहते थे, भेष बदल करके रखते थे और देखते थे कि ऐसा तो नहीं कि कोई दुकानदार घटतौली कर रहा हो, 1 किलोग्राम 900 ग्राम ही तौल रहा हो या वस्तुओं के को उचित यानी कि ज्यादा रेट पर बेच रहा हो। तो अगर ऐसा कोई करता था तो जितना वो कम तौलता था उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था दोस्तों। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ के दोस्तों जो लोग थे वो घबराहट में डर की वजह से वस्तुओं को ठीक दाम में बेचते थे और ठीक माप का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने दोस्तों अपनाई। तो ये भी एग्जाम में सवाल दोस्तों बहुत पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके दरबार में दोस्तों 2 ही सूफी संत रहते थे फेमस। एक थे आपके अमीर खुसरो, आपने इनका नाम दोस्तों जरूर सुना होगा, और दूसरे थे हसन दहलवी। कौन थे? हसन दहलवी। ये इसके दरबार के दोस्तों 2 प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, तो ये भी 2 नाम आप याद रखिएगा। और अगर अब हम अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों मृत्यु की बात करें तो 4 जनवरी, कब दोस्तों? 4 जनवरी 1316 को मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों। कब हो गई? 4 जनवरी 1316 को मृत्यु हो गई और दिल्ली में ही दफना दिया गया दोस्तों। कहाँ दफना दिया गया? दिल्ली में ही इसको दफनाया गया है। और कहाँ दफनाया गया ये भी जान लीजिए दोस्तों, जामा मस्जिद के बाहर। कहाँ? जामा मस्जिद के बाहर, और यहीं इसका मकबरा दोस्तों स्थित है। ठीक है, तो ये आज हमारे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे हमने सारी की चर्चा की। और आगे की वीडियो में हम तुगलक वंश की चर्चा करेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके दोस्तों आप सभी लोग हमें पूरी उम्मीद है कि जरूर बताएंगे। और ऐसे ही अगर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल से दोस्तों लगातार जुड़े रहें। आप 7:30 बजे हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं और पर डे आपको हिस्ट्री पर एक टॉपिक दोस्तों मिलती रहेगी निरंतर क्रम से। नोट्स भी बनाते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और अंत में बस यही मुझे आपके सपोर्ट की आशा है कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, आप ग्रुप में हो तो वहाँ ज़रूर शेयर करें। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और हमारे परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलें दोस्तों, जय हिंद।